हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया है। बिकॉज लेक्चर नंबर 1 वी टॉक्ड अबाउट हाउ वी हैव स्टार्टेड मॉडर्न इंडिया एंड उसके बाद हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 1857 की क्रांति के बाद हम डायरेक्टली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जा चुके हैं ना। हम जिस फेज में है मॉडर्न इंडिया के, दैट इज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे हैं। इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये रिफॉर्म्स थे क्या। सो देयर वाज समथिंग व्हिच इज नोन एज द सोशल अवेकनिंग वाज हैपनिंग 1857। वेट अ मिनट, 1857 1857 के बाद देयर वाज डेफिनेटली अपराइजिंग्स थी, लोकल अपराइजिंग थी, पेजेंट अपराइजिंग थी, ट्राइबल अपराइजिंग्स, बट उसके बाद एक शांति आ गई, एक साइलेंस आ गई। और वो साइलेंस की वजह क्या थी? दैट वाज द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, जिसका रेफर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है, कि दैट पर्टिकुलर क्लास वाज वेरी न्यूट्रल टू द लड़ाई ऑफ 1857, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती। अकॉर्डिंग टू देम, ना ही इन्होंने अपोज किया, ना ही इन्होंने सपोर्ट किया टू द वॉर ऑफ 1857। तो काफी न्यूट्रलिटी थी जो इन्होंने ऑब्जर्व की। अब इसका रीजन एक ही था, दैट ये मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया एक चीज समझ चुका था, दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सोशल अवेकनिंग रादर देन हैविंग द पॉलिटिकल अवेकनिंग। सो दे फील कि यही सोशल अवेकनिंग विल लीड टू द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। पर उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिलीजन है, हमें उसे सॉल्व करना। क्वेश्चन उठता है कि सोशल और रिलीजियस प्रॉब्लम ऐसी क्या थी? बहुत सारी थी। हमारे पास जो एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि द वे वी वर ट्रीटिंग आवर वुमन, हमारे में यहाँ पर इनइक्वालिटी था in the gender, and we were treating our woman, we were harassing our woman, we were humiliating our woman with some practices or customs, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि वुमन की जो विडोज हो जाती हैं उनके साथ जो हरासमेंट और जो ट्रीटमेंट सोसाइटी दे रही थी, जैसे कि हम लोग वुमन एजुकेशन की तरफ नहीं थे, औरतों को पढ़ा नहीं रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, वुमन विडोज को हरास करना, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, उन्हें डिवोर्स नहीं लेने देना, दे वर नॉट अलाउड टू वॉक आउट ऑफ द मैरिज इवन दे डोंट हैव अ कंसेंट इन दिस। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा थी सोशली। इसके अलावा अगर मैं वुमन से भी इस चीज को हटा दूं तो अटेंशन जाती है टूवर्ड्स कास्टिज्म। कास्टिज्म इंडिया की सोसाइटी में काफी इंटरनली जा चुका था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और ये जो कास्टिज्म था, इसमें हो क्या रहा था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन पर काफी ज्यादा उन्हें ह्यूमनली ट्रीट नहीं किया जा रहा, उन्हें हरास किया जा रहा है, अगेन ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। हमारा भारत का संविधान इस चीज को अपोज करता है बाय आर्टिकल, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 70, जहां पे एक फेमसली हमने कहा कि हमने अनटचेबिलिटी को, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वी हैव गारंटीड टुवर्ड्स देम। इज दैट क्लियर? राइट। सो दीज वर थिंग्स, ये सब चीजें आती हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में। लॉजिकली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये समझने की जरूरत है कि इस क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ये जो पीरियड आया है, ये बहुत शांत पीरियड, जहां पे कलम की ताकत दिखाई जा रही है, जहां पे हथियार नहीं उठाए जा रहे, कलम की ताकत से पहले सोशल इवल्स को वाइप किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। सोशल इवल जैसे कि इनइक्वालिटी, सती प्रथा, कास्टिज्म, क्लासिसिज्म, अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को सोसाइटी से निकाला जा रहा है। एंड दे बिलीव कि अगर सोशल अवेकनिंग होगी उसके बाद ही पॉलिटिकल अवेकनिंग इज पॉसिबल। तो अंग्रेजों से डायरेक्टली लड़कर लेट्स क्लीन आवर हाउसेस, पहले हम अपने घरों को क्लीन करते हैं। घरों को क्लीन करने का मतलब सोसाइटी में, समाज में जो दुष्ट चीजें हैं उन्हें दूर करते हैं। दिस वाज द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। आइए
एक एक कर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट कहां से होते हैं, क्या इनके कॉजेस बनते हैं। तो 19th सेंचुरी में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आती है जिसे सोशल कल्चरल अपहीवल कहते हैं। वो अपहीवल होती है, इट इज ड्यू टू द एलियन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, बट एग्जैक्टली हमें इंसान नहीं समझ रहे, या ऐसा कहें कि हमें वो अपने क्लास के नहीं समझ रहे। उन्हें ऐसा फील हो रहा था, या वो ऐसा हमें फील करवा रहे थे जैसे कि एक प्रॉपर फिलॉसफी है जिसे कहा जाता है व्हाइट मैन बर्डन। व्हाइट मैन बर्डन है क्या? व्हाइट मैन बर्डन इन अंग्रेजों को जब पूछा गया कि क्यों 200 साल की स्लेवरी वो भारत पर कर रहे थे, तो दे गेव डिफेंस टू इट बाय सेइंग कि ये असभ्य लोग हैं जिन्हें सभ्यता की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, और ये जो बर्डन है ये हमारे शोल्डर्स पर है, दैट इज द व्हाइट मैन बर्डन। They opposed Western culture, depressing position of the woman, caste-based inequalities, and there was a rise of intelligentsia, या intellectual middle class, and the proliferation of values of, we believed in the French Revolution से हमने लिया equality, justice, fraternity जैसी चीजें, right? We were very much influenced by the French Revolution and Russian Revolution. This necessitated कि हमारे लिए, भारत के समाज के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसे हम पीरियड ऑफ रिनेसां भी कहते हैं। रिनेसां का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिनेसां का मतलब होता है रीबर्थ या पुनर्जन्म। सो दिस वाज द केस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन कि ये स्टार्ट कहां से स्टोरी होती है। तो ये स्टोरी कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इस स्टोरी में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं दैट इज हमारे सर्विस क्लास। सर्विस क्लास में कौन आता है? सर्विस क्लास में डॉक्टर्स आते हैं, एजुकेटर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, देन लॉयर्स आते हैं। दिस इज अ सर्विस क्लास, राइट? सर्विस क्लास थी इन्वॉल्व, एजुकेटेड बंगाली यूथ इन्वॉल्व था, और ये इनकी आइडियोलॉजी क्या है? रैशनलिज्म, रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन दे आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, जब पूछा जा रहा है, क्वेश्चनिंग एवरी स्टफ, एवरीथिंग, एवरी फिनोमिना, एवरी स्टेरियोटाइप। जब एक क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है, जब ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों, सती प्रथा क्यों भारत के समाज में, चाइल्ड मैरिज क्यों, ऐसी चीजें पूछी जा रही थी इस टाइम पर। राजा राम मोहन रॉय, अक्षय कुमार दत्ता जैसे रिफॉर्मिस्ट, देन इनकी आइडियोलॉजी बेस्ड थी सेक्युलरिज्म में। सेक्युलरिज्म जो ओरिजिनल प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं है भारत के, इसे हम लोग एम्बेडेड कर चुके हैं, इंसर्ट किया है हमने इस सेक्युलरिज्म को बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें हमने वर्ड्स को एम्बेड किया है, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम लोग इंटर रिलेट कर रहे हैं जीएस के सारे टॉपिक्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर जो रिफॉर्मर्स हैं वो अपनी आइडियोलॉजी किस पे बेस कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म पे, रिलीजन की यूनिवर्सलिज्म पर। रिलीजन के यूनिवर्सलिज्म का मतलब है कि आप एक ही ऊपर वाले को, एक ही गॉड को, एक ही भगवान को, एक ही खुदा को वर्शिप करते हैं, बस आपके तरीके वर्शिप करने के डिफरेंट होते हैं, दैट इज द यूनिवर्सलिज्म। फिर आती है ह्यूमनिज्म की बात। ह्यूमनिज्म के बाद कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म? इंसानियत का धर्म। इंसानियत होगी तो सारे धर्म, भगवान भी प्रेजेंट होगा। दिस इज व्हाट दे वर टीचिंग अस और टेलिंग अस। इज दैट क्लियर? नाउ दिस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट्स with the biggest of biggest reformer, जिसे हम कहते हैं राजा राम मोहन रॉय। उससे पहले हम दो ब्रांचेस समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स थी ये दो ब्रांचेस में डिवाइड थी। पहली ब्रांच है रिफॉर्मिस्ट, दूसरी ब्रांच है रिवाइवलिस्ट्स। आप जो रिफॉर्मिस्ट है, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म माने चेंज, किसी भी चीज को चेंज करना, रिफॉर्म लाना। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, सैयद अहमद खान जैसे लोग जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेटअप की, ये बिलीव करते थे रैशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये कह रहे थे कि भारतीय सभ्यता और समाज तो ठीक है, बट हमें वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन होने की जरूरत है, हमें अपने थॉट्स को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, हमने आइडियोलॉजी को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है,
हमें वेस्टर्न थिंकिंग लानी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है, इन चीजों की बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज में आवश्यकता है। ये रिजेक्ट कर रहे थे भारतीय सभ्यता के स्टीरियोटाइप्स को। दे वर क्वेश्चनिंग द सोशल कस्टम्स एंड रिलीजन। और ऐसे कौन से रिफॉर्मिस्ट आपने देखे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, सैयद अहमद खान। राजा राम मोहन रॉय जो फाउंडर है ब्रह्मो समाज 1828, आत्माराम बंधुराम जो फाउंडर है प्रार्थना समाज के, अलीगढ़ मूवमेंट जिन्हें फाउंड किया सैयद अहमद खान। These were the reformists who believe that there is a need to bring change in Bharatiya Sabhyata. Other branch was the revivalists. Revivalist का मतलब होता है जो रिवाइव करना चाहते हैं। भारतीय समाज, भारत अपनी सभ्यता को रिवाइव करना चाहते थे, बट तरीके से, बट एक प्रॉपर आइडियोलॉजी के साथ। जैसे कि सबसे बड़े रिवाइवलिस्ट में आते हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने फॉर्म किया आर्य समाज 1875। दयानंद की फिलॉसफी थी गो बैक टू द वेदास। वेदास जो वैदिक कल्चर से आता है या वैदिक एज से आता है। अगर आपने एंशिएंट इंडिया प्रॉपर्ली पढ़ी है तो आपको पता होगा पहली सिविलाइजेशन है आईवीसी। आईवीसी वाज फॉलोड बाय वैदिक एज। वैदिक एज में देयर वाज अ इन्वेजन ऑफ आर्यंस, और यहाँ पर आपको 4 वेदास का अस्तित्व दिखता है। कौन कौन से 4 वेदास दोस्तों? ऋग, साम, यजुर और अथर्व। नाउ रिवाइवलिस्ट अपील करते हैं कि हमें ट्रेडिशन की तरफ ही जाना है, पर ट्रेडिशनली रीजनेबिलिटी देकर जाना। हमें मॉडर्न अप्रोच या आउटलुक रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी साइंटिफिक बनने की जरूरत नहीं है, हमें वेस्टर्न एजुकेशन पाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी ही सभ्यता को समझ लें तो दैट इज मोर देन इनफ। और ये प्रोपेगेट करने वाले थे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने फाउंड किया आर्य समाज 1875। इन्होंने स्टार्ट की शुद्धि मूवमेंट। इन्होंने मोटो दिया गो बैक टू वेदास। यही है जिन्होंने कॉइन किया था वर्ड स्वराज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इज दैट क्लियर? लेट्स गो टू द number 1 reformist of all time, which we know as Raja Ram Mohan Roy. राजा राम मोहन रॉय को किन्हीं नामों से हम बुलाते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन रॉय की एक किताब है जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, जो इन्होंने पब्लिश की 1809 में। इनफैक्ट इन्होंने ट्रांसलेट किया वेदास को इनटू सिंपलर लैंग्वेज so that they can advocate for monotheism within Hinduism. Now the question arises कि monotheism, monotheist क्या होते हैं? तो राजा राम मोहन रॉय ने अपोज किया था आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब आइडल वर्शिप, बुत परस्ती। He believed कि one God, there is only one God and just the forms of worship is different. तो मोनोथिस्टिक आइडियल्स या मोनोथिज्म होता है जब आप एक ही ऊपर वाले की वर्शिप करते हैं। आप आइडोलेटरी आइडल्स की वर्शिप एक से ज्यादा नहीं करते, आप सिर्फ एक ही ऊपर वाले की वर्शिप करते हैं, और वो भी किसी फिगर में नहीं करते। आप जस्ट बिलीव करते हैं कि एक सुपर पावर है जो ऊपर है, जो ये पूरी धरती को, पूरे समाज की रचना करता है। ठीक है। नाउ इनफैक्ट आप इतना तो जानते हैं कि ये फाउंडर थे ब्रह्मो समाज 1828। उससे पहले भी इन्होंने कुछ फाउंड किया, जिसे कहते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब सेटअप हुई दोस्तों? 1814 में हुई। क्या इसकी फिलॉसफी थी इस सभा की? कि ये प्रोपेगेट करना चाहते थे मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी जो वेदांता में है। अब प्रश्न उठता है कि वेदांता क्या है मैडम? वेदांता 4 वेदास का नाम अगर याद है, ऋग, यजुर, अथर्व एंड साम। देखो वेदांता का मतलब होता है वेद का अर्थ। सो कहीं ना कहीं आप एक किताब देख लें और अगर आप एक कंक्लूजन पर आ जाए कि इस पूरी किताब जो 1000 पन्नों की है, इस किताब का कंक्लूजन जी इस किताब में ये है, उसे हम लोग वेदांता कहते हैं। वेदांत का मतलब कि वेदास की टोटल फिलॉसफी क्या कहना चाहते हैं, ये इतनी बड़ी किताबों में क्या बोलना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली वेदांत में है। तो ही प्रोपेगेटेड द फिलॉसफी कि वेदांत पढ़ने की आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा है। इसके अलावा व्हाट एल्स वी नो अबाउट राजा राम मोहन रॉय? तो वी नो अबाउट
कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा, जिसे बाद में रीनेम कर दिया गया एज ब्रह्मो समाज, 1828 में फाउंड की है। इन्होंने ये भी बोला कि हमें किसी भी एक्सटर्नल बीइंग की वर्शिप कैसे करनी है, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के थ्रू नहीं करनी, प्रेयर के थ्रू करनी है, मेडिटेशन के थ्रू करनी है, उपनिषद की रीडिंग के थ्रू करनी है। इन्होंने अपोज किया आइडल वर्शिप को या एनी फॉर्म ऑफ इमेजरी को एंड रिचुअल्स को। यूपीएससी 2012 कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको दे चुकी है जहां पर ये क्वेश्चन वो पूछ चुकी है कि क्या ब्रह्मो समाज ने अपोज किया था आइडोलेट्री को, तो आप कहते हैं दैट स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू टू इट्स कंट। समाज कमिट करता है अपनी फिलॉसफी टू द वर्शिप एडोरेशन ऑफ इटर्नल अनसर्चरेबल इम्यूटेबल बीइंग, जो ऑथर है और प्रिजर्वर है ऑफ द यूनिवर्स। तो ये समाज क्या कह रहा है, जो रचयिता है वो किसी भी फिगर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये रचयिता ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी जो आपको समझने की जरूरत है, राइट। समाज डिनाउंस करता है पॉलिथिज्म। पॉलिथिज्म, जब एक से ज्यादा भगवान को आप मानते हैं उसको हम लोग पॉलिथिज्म कहते हैं। तो ये एडवोकेट करता है मोनोथिज्म और अपोज क्या करता है दोस्तों, पॉलिथिज्म। ये आइडल वर्शिप को अपोज करता है, ये किसी भी वर्शिप इन एनी फॉर्म ऑफ अवतार को अपोज करता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ब्रह्मो समाज स्टैंड्स फॉर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट एल्स वी हैव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन रॉय की अगर बात होती है तो एक चीज स्टैंड्स करेक्ट टू इट कि ही इज रिलेटेड टू सती प्रथा। सती प्रथा, ये कैंपेन ये स्टार्ट करते हैं 1818 में एंड फाइनली थ्रू लीगली ये इसको सती प्रथा को एबॉलिश कर देते हैं 1829 में। ये क्राइम, सती को एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसमें कौन इसे डिक्लेयर करता है क्राइम, विलियम बेंटिक। ये लेजिस्लेशन पास करते हैं विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एक चीज यहां पर फोकस में करना, सती होती क्या है। तो सती क्या होती थी कि 15 या 16 साल, 14-15 साल की बच्ची की शादी 50 या 60 वर्गीय पुरुष से कर दी जाती थी और जब वो पुरुष की डेथ हो जाती थी तो उन बच्चियों को, उन लेडीज को जिंदा फायर में, चिता पर जिसमें उसके हस्बैंड जल रहे हैं उस पर रख दिया जाता, उनको जिंदा जला दिया जाता। दैट वाज द सती, ठीक है, व्हिच यूज्ड टू हैपन। सो सती प्रथा को इन्होंने लीगली एबॉलिश कर दिया 1829। इसमें रचई, इसमें हेल्पर थे इनके विलियम बेंटिक। नाउ सॉरी, सो ये अपोज्ड पॉलीगैमी। अब पॉलीगैमी या कोलरिज्म क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पॉलीगैमी का मतलब होता है, there is one word polygamy, there is one other word that is the polyandry. Just a minute. Sorry. So there is one word that is polygamy and other word is the polyandry. जब एक मेल एक से ज्यादा औरत से शादी करता है उसे हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। जब एक औरत एक से ज्यादा मर्द से शादी करती है, पुरुष से शादी करती है, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। जबकि आपको कोलरिज्म देखने को भी मिलता है। कोलरिज्म क्या होता है, दैट वाज अ प्रैक्टिस जो ब्राह्मण्स एडवोकेट करते थे। जो लड़की है वो अगर किसी कास्ट की है तो अपने नीचे वाले कास्ट से शादी नहीं कर सकती, उसको हमेशा अपने उच्च कास्ट से, लड़के से, पुरुष से शादी करनी है। तो ब्राह्मण सबसे उच्च कास्ट होती थी, तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, एक से ज्यादा लड़की की शादी कर देते थे एंड दे यूज्ड टू से कि वो बर्डन ऑफ द सोसाइटी को कम कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं कि वो नीचे कास्ट के लड़के को उच्च कास्ट में लेकर आ रहे हैं। इस प्रैक्टिस को कोलोनिज्म कहा जाता था, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने he stood against polygamy, he stood against colorism, he advocated for the woman's right, he stood for कि औरतों का इनहेरिटेंस में वजूद होना चाहिए, चाहे फादर या हस्बैंड की प्रॉपर्टी में डेफिनेटली वजूद होना चाहिए। सो ही आस्क्ड फॉर द प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेविड हेयर के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में और इन्होंने वेदांता कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की 1825 में, जो कोर्सेज ऑफर करते थे भारतीय और वेस्टर्न साइंसेस में। तो इतना तो क्लियर हो गया कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया। हम पहले इसे कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको फाइनली इनकी पिक्चर के साथ एक बार समझा देती हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू राजा राम मोहन रॉय,
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, राजा का टाइटल इनको दिया है अकबर टू ने, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस कहा गया है, फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा गया है, इन्होंने आत्मीय सभा को फाउंड किया है, ठीक है। 1817 में इन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया है, दैट इज इन 1828। इन्होंने एंटी सती कैंपेन लॉन्च किया है 1818 में, एंड इन्होंने सती को लीगली क्राइम डिक्लेयर किया है 1828 में। उसके अलावा इनकी एक किताब है जिसे कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, राइट। He advocated for women's right. He founded, with the help of David Hare, Hindu College 1817 में। He founded Vedanta College in 1825 में। This was all done by the राजा राम मोहन रॉय। इसके साथ एडिशनली अगर मैं समझाऊं तो राजा राम मोहन रॉय वॉज अ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट क्या होता है दोस्तों? जो एक इंसान एक से ज्यादा लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। ये 12 लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट थे। इन्होंने जर्नल्स लिखे, बंगाली, अंग्रेजी, पर्शियन, हिंदी, एजुकेट किया, इन्फॉर्म किया लोगों को, उनकी ग्रीवियंसेस को रिप्रेजेंट किया बिफोर द गवर्नमेंट। इनफैक्ट इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज में भी रिडक्शन मांगी ऑन इंडियन गुड जो अब्रॉड लेकर जा रहे थे, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को कहीं ना कहीं एबॉलिश करवाने की भी कोशिश की है। दिस वॉज ऑल अबाउट राजा राम मोहन रॉय। सिंपल एक और एक चीज जो एडिशनली यहाँ पे ऐड हम कर रहे हैं कि इन्होंने बोला कि सुपीरियर सर्विस को इंडियनाइज किया जाए। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, और ये 1857 का कहीं ना कहीं रीजन भी बना था कि मिलिट्री में हमें सोल्जर्स की तरह रखा जा रहा था, पर जो टॉप पोजीशन थी, टॉप लेवल पोजीशन थी, वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। तो इन्होंने कहा कि जो सुपीरियर सर्विसेज हैं उसमें भी इंडियन को रखिए। सेकेंडली इन्होंने बोला, देखिए, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है, क्या ये भारत के संविधान में ये चीज गारंटेड है? हाँ, आज प्रेजेंट टाइम पे ये गारंटेड है। आर्टिकल 51 इसके साथ डील कर रहा है, जहां पे बोला जा रहा है कि जुडिशरी इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आप पढ़ते हैं संविधान में। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग वे बैक 19th सेंचुरी में। ये जुडिशियल इक्वालिटी चाह रहे थे। देयर वाज अ जूरी एक्ट जो पास हुआ था, जिसके लिए इन्होंने अपोज किया। जूरी एक्ट में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स है वो ट्रायल हिंदू मुस्लिम्स के कर सकते हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस का कर सकते हैं, पर अगर हिंदू मुस्लिम जज है तो वो ट्रायल ना ही ब्रिटिशर्स को ला सकता है, ना ही ट्रायल पे क्रिश्चियंस को ला सकता है। तो इन्होंने इस एक्ट को काफी ज्यादा, जूरी एक्ट जो फेमस था, उसे काफी ज्यादा अपोज किया था। ही वांटेड कि जुडिशियल इक्वालिटी होनी चाहिए यूरोपियंस और भारतीयों के बीच में, और ट्रायल तो जज लेता है, इसमें भारतीय और यूरोपियंस में डिफरेंस क्यों? डेविड हेयर, एलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर डेप, ताराचंद चक्रवर्ती, इनके कुछ ना कुछ एसोसिएट्स रहे हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राजा राम मोहन रॉय। नाउ ब्रह्मो समाज के साथ हुआ क्या? So there was, after the death of राजा राम मोहन रॉय, कैसे उनकी डेथ हुई है एक्चुअली? सो राजा राम मोहन रॉय को अकबर टू ने इंग्लैंड भेजा था फॉर आस्किंग फॉर हिज हाइक इन हिज पेंशन, एंड ही वेंट देयर एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, हाई फीवर की वजह से। और इनकी समाधि राजा राम मोहन रॉय की आज भी ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में है। तो ब्रह्मो समाज के साथ हुआ क्या आफ्टर उनकी डेथ के बाद? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया 1842 में। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ ने फाउंड की थी 1839 में, जो हेड करते हैं टैगोर, along with its organ तत्वबोधनी पत्रिका in Bengali, devoted to systematic study of India's past with the rational outlook. So finally देवेंद्रनाथ टैगोर में ये तत्व बोधनी सभा जो है और ब्रह्मो समाज जो है, ये एक दूसरे से एसोसिएट, मतलब मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। टैगोर की डुअल अप्रोच रही। टैगोर ने दो फ्रंट्स पे काम किया। एक फ्रंट पे उन्होंने हिंदुइज्म सभ्यता पे सपोर्ट किया, इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट, और दूसरे में उन्होंने, मतलब समझ रहे हो कि राजा राम मोहन रॉय तो रिफॉर्मिस्ट है, उन्होंने हिंदुइज्म के आइडियल्स एंड फिलॉसफी पे क्वेश्चन उठाया, पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा नहीं किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने डुअल अप्रोच अपनाई।
एक उन्होंने अपोज किया क्रिश्चियन मिशनरीज कि उन्होंने जो क्रिटिसाइज कर रहे थे हिंदुइज्म को, दूसरे उन्होंने हिंदुइज्म के अंदर रहने की कोशिश की और रिफॉर्म हिंदुइज्म के फिलॉसफी को करने की कोशिश की। सो दैट वाज टू डिफरेंट। कहीं ना कहीं ब्रह्मो समाज से थोड़ा सा अलग अप्रोच थी जो देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर अपना रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन के बाद एक स्प्लिट आया और आदि ब्रह्मो समाज यहाँ पे फाउंड हो जाता है। सो आफ्टर द स्प्लिट ऑफ केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ का जो समाज था उसे हम लोग आदि ब्रह्मो समाज कहते हैं, और केशव चंद्र सेन ने क्या फाउंड कर दिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के जो आइडियल्स है वो बंगाल से बाहर लेकर गए और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना दिया 1866 में। मैं हल्की सी जल्दी जल्दी समझा दूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि राजा राम मोहन रॉय की देहांत, वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है इंग्लैंड में, एंड उसके बाद ब्रह्मो समाज में एक कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आ गया है। तत्वबोधिनी समाज कहीं ना कहीं मर्ज कर चुका है ब्रह्मो समाज में, जो देवेंद्रनाथ टैगोर ला चुके हैं। क्या देवेंद्रनाथ टैगोर के आइडियल्स राजा राम मोहन रॉय जैसे थे? नहीं, वो रिफॉर्मिस्ट भी थे, वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज भी कर रहे थे। क्या राजा राम मोहन रॉय ने भी क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज किया? नहीं किया। उन्होंने इनफैक्ट प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने इनफैक्ट प्रमोट किया इंग्लिश एजुकेशन। दैट वाज कहीं ना कहीं अनलाइक राजा राम मोहन। अब ब्रह्मो समाज में एक स्प्लिट आता है जिसमें ब्रह्मो समाज दो में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है, जो देवेंद्रनाथ टैगोर जिसे संभालते हैं। दूसरा है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो केशव चंद्र सेन जिसको संभालते हैं 1866 में। दैट व्हाट हैपेंड विद द ब्रह्मो समाज। अब अगर हम बात कर रहे हैं केशव चंद्र सेन की, तो इनको भी देखते चलते हैं। ये ब्रह्मो समाज के आचार्य अपॉइंट होते थे 1858। इनफैक्ट इन्होंने आत्माराम पंडुरंग की हेल्प की इन फाउंडिंग द प्रार्थना समाज एज वेल। ये समाज के आइडियाज को बंगाल से बाहर लेकर गए और इन्होंने स्प्रेड किया टुवर्ड्स यूपी, बॉम्बे एंड पंजाब में भी। इन्होंने भी, इनके भी रेडिकल व्यूज थे एंड ये भी काफी ज्यादा अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के। इनफैक्ट ये फेवर में थे इंटरकास्ट मैरिजेस के। इनफैक्ट इसी वजह से इन्हें आचार्य की पोजीशन से एक्सपेल कर दिया गया 1865 में। अब केशव चंद्र सेन ने एक मंदिर बनाया जिसे कहा गया टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन इन ऑनर ऑफ द मग फेस्टिवल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन से, बट आप इस चीज पर याद रखिएगा कि 1870 में इन्होंने फॉर्म किया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एंड इसमें केशव चंद्र सेन बने थे प्रेसिडेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हुआ क्या है इनके साथ, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि ब्रह्मो समाज में स्प्लिट क्या हुआ। तो 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 साल की बेटी की शादी कर दी माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कूच से। ऑर्थोडॉक्सी रिचुअल से ये शादी हुई, जिसमें फर्दर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में भी कहीं ना कहीं फैक्शन आ जाता है और फिर फॉर्म हो जाता है साधारण ब्रह्मो समाज, जो आनंद मोहन बोस इसे फाउंड करते हैं। In Punjab, Dayal Singh Trust sought to implant Brahmo ideals by the opening of Dayal Singh College at Lahore 1910. So let's compile it and I'll explain in the very very simpler language what has happened and what we are reading. तो अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की कॉजेस समझ आ गए, तो हमने पहला रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा ब्रह्मो। ब्रह्मो को फाउंड करने वाले राजा राम मोहन रॉय, राजा टाइटल देने वाले अकबर II। आत्मीय सभा को फाउंड किया, ब्रह्मो समाज 1828 में फाउंड किया, हिंदू कॉलेज 1817 में फाउंड किया, वेदांता कॉलेज को 1825 में फाउंड किया। पॉलीग्लॉट, काफी लैंग्वेजेस को जानते थे, काफी जर्नल्स लिखे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, अरेबिक में एज वेल, राइट। इंपॉर्टेंटली कास्टिज्म के खिलाफ उठे, एडवोकेट किया वुमेन राइट, एंटी सती कैंपेन चलाया 1818 में, उसको लीगली एक क्राइम डिक्लेयर करवा दिया 1829 में with the help of William Bentinck. That is very much clear to you. This was all what Raja Ram Mohan Roy did. Once Raja Ram Mohan Roy got vanished from the picture, he died. What happened to the Brahmo Samaj? There were two figures, Debendranath, केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ ने फॉर्म कर दिया दैट तत्वानी, पहले तो उन्होंने सभा को मर्ज किया ब्रह्मो के समाज के साथ। उसके बाद ही वाज नॉट वेरी मच हैप्पी, तो इन्होंने एक और समाज आदि ब्रह्मो समाज फाउंड कर दिया।
एंड केशव चंद्र सेन ने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब केशव चंद्र सेन कौन थे? ये एक आचार्य थे ब्रह्मो समाज में, पर इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया। इन्होंने इनफैक्ट ये एंटी कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी थे और इन्हें आचार्य की पोजीशन से भी हटा दिया। देवेंद्रनाथ के स्प्लिट के बाद इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फॉर्म किया, जिसमें हमने अगेन देखा कि स्प्लिट आया। स्प्लिट क्यों आया? क्योंकि उन्होंने 13 वर्षीय अपनी बच्ची की शादी एक माइनर महाराज ऑफ कूच के साथ कर दी और हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग की, जो फाइनली वहां पर एक स्प्लिट आ जाता है। अब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज के आइडियल्स जो कन्फाइंड थे बंगाल में, उसको फैलाया ऑल ओवर इंडिया, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार या बॉम्बे तक लेकर गए। अब पंजाब में हमें ब्रह्मो समाज के आइडियल्स फॉर्म करते हुए, फैलाते हुए दिखते हैं दयाल सिंह, ठीक है, और वहां पर फाउंड हो गया दयाल सिंह कॉलेज इन 1910। एंड इन फैक्ट एक और जब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का फैक्शन होता है तो एक और समाज फाउंड हो जाता है जिसको कहते हैं संधारण फाउंडेशन, जिसको चलाएंगे आनंद मोहन बोस। दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रह्मो समाज। इसके बाद जो समाज हम देखेंगे दैट विल बी द प्रार्थना समाज। कहीं ना कहीं केशव चंद्र सेन ने ही हेल्प की है इन फाउंडिंग द प्रार्थना समाज इन 1867, जिसे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में या 2 में, पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। So till then, take care and bye-bye.